हेलो बच्चों, VOC में आप सबका स्वागत है। भीमा ऑनलाइन क्लासेस आप सबका स्वागत करता है। आप कैसे हैं कमेंट करके बताइए। आशा विश्वास है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे और आप अपने मुकाम का हासिल करने के लिए आप जोरदार मेहनत करते रहे होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आज फिजिक्स का जो 10th फिजिक्स है उसमें पांचवा चैप्टर। क्या भाई? पांचवा चैप्टर ऊर्जा के स्रोत। क्या है? ऊर्जा के स्रोत जो कहाँ कहाँ से होते हैं और ऊर्जा के स्रोत से पांचवा चैप्टर से जो जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं यहाँ हम उसको डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए फिर से हम भीमा ऑनलाइन आप सबका स्वागत करता है और हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ बिहार बोर्ड में, कहाँ भाई? बिहार बोर्ड, यहाँ देख लीजिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 फिजिक्स और चैप्टर 5। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि यह चैप्टर कितना है दोस्तों? 5 है। अगर हम 4 चैप्टर का क्लास आपको दे चुके हैं, अगर जो भी व्यक्ति 4 चैप्टर पीछे नहीं देखे हैं, पीछे जाकर इस यूट्यूब चैनल पर पीछे अपना 4 चैप्टर देख सकते हैं। यह 5वां चैप्टर है। तो अभी तक हम 4 चैप्टर आपके लिए वीडियो डाल चुके हैं और जो जो बच्चे नहीं देखे इस वीडियो को, पीछे वाले वीडियो को, जो फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, वो उस वीडियो को आप जाकर देखें और अपनी कंप्लीट फिजिक्स जो होता है उसको कंप्लीट करें और अपने एग्जाम में साइंस से आने वाले मार्क्स को अच्छा से अच्छा बेहतर करें। चलिए हम लोग इसमें लास्ट चैप्टर जो है 5वां फिजिक्स का, उसमें हम लोग देखते हैं। यहाँ से देखा जाए तो आपके लिए VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया जाएगा और जो भी क्वेश्चन आप यहाँ लिया गया है वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। यानी एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस किया जाएगा। चलिए हम अभी क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए नीमन विचार सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? नीमन विचार। देखिए नीमन विचार में क्या किया गया है, देख लीजिए। यहाँ आ गया नीमन विचार, भोजपुरी में है। क्या दोस्तों? भोजपुरी में है। देखिए, बकलोल से तारीफ सुनला के जगह, बकलोल से तारीफ सुनला के जगह बुद्धिमान से डांट सुनल ज्यादा नीमन होखेला। अगर आप किसी बकलोल से क्या सुन रहे हैं भाई? तारीफ सुन रहे हैं। कोई बकलोल है आपका तारीफ कर रहा है, तो उससे अच्छा क्या है? कोई बुद्धिमान व्यक्ति से हम लोग डांट सुन ले, सबसे अच्छा, सबसे बेहतर होता है कि ना? तो बकलोल से तारीफ सुनने से कोई फायदा नहीं है। कोई बुद्धिमान आपको डांट देता है तो आप सही पाथ पर या सही रास्ते पर आ जाते हैं, वो आपके लिए क्या होता है? सबसे अच्छा होता है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं इसी कोड के बाद। आइए किसी में देखेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन का जवाब देना है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? यहाँ से आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन बायोगैस का स्रोत नहीं है। आपको अब पहला ऑप्शन क्या है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा और कोयला। ये 4 ऑप्शन में आपको जवाब देना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। यानी आपसे पूछा क्या गया है, इसमें बायोगैस ईंधन कौन है और कौन नहीं है। तो देखिए लकड़ी हो सकता है, गोबर गैस हो सकता है, कोयला हो सकता है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा, क्या दोस्तों? नाभिकीय ऊर्जा हम लोग देखें तो यह नहीं हो सकता है। कौन नहीं हो सकता है? नाभिकीय ऊर्जा। यानी एक का सी ऑप्शन सही होगा। एक का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग जवाब दें। अगला क्वेश्चन है, लीजिए आगे आपके बोर्ड पर देखिए। अगला क्वेश्चन कर है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है? इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर CO2 की मात्रा बढ़ने का कारण कौन है? यानी अधिक गर्मी बढ़ने से ग्लेशियर गलेगा और यह पूरा पृथ्वी क्या हो जाएगा? पानी के अंदर जलमग्न हो जाएगा, यानी पानी में डूब जाएगा। तो उस ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है, कौन कारण बनता है? तो आपका पहला ऑप्शन O2 है, NH3 है, CO2 है और N2 है। तो आपको इस 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए आवश्यक है, यानी कौन उत्तरदायी है, कौन उत्पन्न करता है ग्लोबल वार्मिंग को। तो हम लोग जानते हैं सबसे निसेसरी क्या है, सबसे
खतरनाक गैस CO2 है, जो कल कारखानों से लेकर हमारे दैनिक जीवन में जितने भी विभिन्न कार्य होते हैं, जिससे उत्पन्न गैस जो CO2 है, यह ब्रह्मांड में या पृथ्वी पर गर्मी बढ़ा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे जीव जंतु, मनुष्य भी परेशानी झेल रहे हैं। और यह सब मनुष्य के दैनिक क्रियाओं के कारण ये सारे गैस उत्पन्न हो रहे हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा भाई? दूसरा का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन देख लो। बोला है भाई, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या है? जो सूर्य है और अन्य जो ग्रह हैं यानी तारे हैं, उनमें ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या है भाई? पहला, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। वह कौन से ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसके कारण सूर्य और अन्य तारे जो ऊर्जा का उत्सर्जन अधिक से अधिक करते रहते हैं, ये कभी खत्म होने वाला नहीं होता है? तो देख लीजिए, यहाँ जो होता है नाभिकीय संलयन, क्या होता है? नाभिकीय संलयन के कारण क्या होता है भाई? ये ऊर्जा का निर्माण होता है। किसके कारण भाई? नाभिकीय संलयन के कारण क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें हीलियम जो नाभिक होती है वह जुड़ते जाती है और नए नाभिकों का निर्माण होता है, जिसके कारण ऊर्जा का उत्सर्जन हमेशा होते रहता है। तो इसमें 3 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 3 का ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा। आइए 4 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ देख लीजिए आ गया, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है क्या क्या? लोहे का छड़, स्टील का छड़, कैडमियम का छड़, एल्युमिनियम का छड़। जो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित किया जाता है, नाभिकीय विखंडन होता है जिसमें नाभिक टूटने पर नाभिक विभिन्न इलेक्ट्रॉनों में बढ़ता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें से कौन ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग किया जाता है, जिससे नाभिकीय विखंडन को क्या किया जाता है? कंट्रोल कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? कंट्रोल कर लिया जाता है, यानी नियंत्रित कर लिया जाता है। तो वो होता है कौन सा छड़ भाई? कैडमियम का छड़ का उपयोग किया जाता है। कैडमियम का छड़ क्या होता है भाई? नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो 4 का ऑप्शन सी होगा। 4 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर आपका क्वेश्चन आ चुका है। आपको जवाब देना है, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होती है। कोई नाभिकीय विखंडन होता है, यानी नाभिक टूटकर छोटे छोटे नाभिकों में बढ़ते हैं, तो उस समय में कौन सी ऊर्जा मुक्त होती है? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको बताना है कि एक नाभिक टूटता है तो कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त करता है। जल्दी बताइए क्या होगा। चलिए देखिए, अगर हम लोग इसमें देखें, क्या देखें भाई? इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या होगा? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन। एक अगर नाभिक टूटता है, क्या टूटता है? एक नाभिक टूटता है तो कितना मेगा इलेक्ट्रॉन? 10 मेगा इलेक्ट्रॉन, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उत्पन्न करता है। तो 5 का क्या होगा? 5 का सी ऑप्शन सही होगा। 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 5 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। आइए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देखिए यहाँ कर रहा है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष या विशाल स्रोत क्या है? तो आपका पहला सवाल कोयला है, बिजली है, सूर्य है और परमाणु बम है। जो सबसे विशाल स्रोत माना जाता है ऊर्जा को, आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष जो सामने मौजूद है, जो सामने क्या है? मौजूद है, वह कौन सा ऊर्जा का स्रोत है? आपको ऑप्शन में देना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए देखिए, ऊर्जा का सबसे प्रत्यक्ष स्रोत किसको माना जाता है? सूर्य को माना जाता है। किसको माना जाता है? सूर्य को माना जाता है। तो इसमें से 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 6 का ऑप्शन सी होगा। 6 का क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, उसका जवाब देना है, बक्सानुमा सौर कुकर में
से 4 घंटे यानी 3 to 4 घंटे में अंदर तक ताप हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस 140 डिग्री सेल्सियस, 140 से 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस से 1000 सेल्सियस डिग्री हो जाता है। तो आपको बताना है एक जो क्या होता है बक्सूनुमा मानी बक्सा, जैसे सौर कुकर बोला जा गया है। क्या बोला गया भाई? सौर कुकर में जो एनर्जी होती है एक टाइम में कितना इंक्रीज होता है, एक टाइम में कितना इंक्रीज होता है आपको बताना है, जल्दी बताइए। तो देखिए इसमें एक सौर कुकर जो होता है, सोलर कुकर, उसमें 3 से 4 घंटे के अंदर में ताप कितना बढ़ जाता है? 100 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस। कितना बढ़ जाता है भाई? 100 से 140 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो 7 का बी ऑप्शन सही होगा। 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 7 का बी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन? 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अब बताइए, देखिए पौनों का देश कहा जाता है, पौनों का देश कहा जाता है। तो ये VVI आपके लिए अब 10th मार्क जो एग्जाम होता है आपके लिए VVI ऑब्जेक्टिव है। देखिए भारत को, फिनलैंड को, डेनमार्क को, अमेरिका को आपको बताना है जहां पवन चक्की अधिक उपयोग की जाती है वह कौन ऐसा देश है जिसे पौनों का देश कहा जाता है। वह कौन सा देश है जिसे पौनों का देश कहा जाता है? आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए क्या होगा। देखिए जो पौनों का देश होता है उसमें कौन होता है? डेनमार्क। कहाँ? डेनमार्क। डेनमार्क ऐसा स्थान है जहां हमेशा पवन चक्की का उपयोग किया जाता है और पवन चक्की के माध्यम से क्या होता है? पवन चक्की के माध्यम से वहां बिजली उत्पन्न किया जाता है टरबाइन का उपयोग करके। तो यह क्या होगा? डेनमार्क होगा। 7-8 का क्या होगा भाई? सी ऑप्शन डेनमार्क होगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पौनों का देश किसे कहते हैं? डेनमार्क को। आइए हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 9 नंबर देखिए, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? जैसे जो टरबाइन होता है रोटेट किया जाता है, जो टरबाइन होता है जो रोटेट करता है उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? तो आपको बताना है कि उस पवन चक्की में, जो पवन चक्की होता है उस पवन चक्की के डैनों की स्पीड, किसकी? पंखों की स्पीड कितना? 15 किलोमीटर। कितना भाई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। इससे अगर कम होती है तो उससे, उस टरबाइन से क्या होगा? उस टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो कम से कम कितना? 15 किलोमीटर प्रति हावर, 15 किलोमीटर प्रति हावर होनी चाहिए। तो 9 का ए ऑप्शन सही होगा। 9 का क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है मतलब आपको बताना है कोयला है, लकड़ी है, गोबर गैस है, ये सभी बताना है इसमें से कौन जीवाश्म ईंधन का उदाहरण हो सकता है। कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी। जीवाश्म ईंधन आपको पता है कि किससे बने होते हैं भाई? जीवाश्म ईंधन किससे बने होते हैं? जो कालांतर समय में पृथ्वी के सतह में दबकर बने होते हैं वे क्या होते हैं भाई? इसमें कोयला होता है। क्या होता है दोस्तों? 10 का ए ऑप्शन सही होगा। कोयला को जीवाश्म ईंधन के रूप में जाना जाता है क्योंकि कोयला को कहाँ से निकाला जाता है? पृथ्वी के भूगर्भ से निकाला जाता है, यानी पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है। यह लाखों करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ है? पृथ्वी के अंदर जब ये दब जाते हैं तो ये पूरे रूपांतरित भाग जो होते हैं जीवाश्म कोयले में परिवर्तित होकर, जिसका उपयोग हम लोग अपने जलावन या भट्ठियों में उपयोग किया जाता है। तो 10 का ए ऑप्शन सही होगा। 10 का कितना होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम लोग 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है? 11 नंबर कह रहा है, देखिए पूछा है प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। जब प्राचीन समय था, जब आदि मानव था,
जब आदि मानव उसको ऊर्जा के बारे में कुछ पता नहीं था, उस समय ऊर्जा का स्रोत क्या होता था। जब फायर मतलब आग का आविष्कार हुआ था, उसके बाद आदि मानव उतना विकसित नहीं हुआ था, उस समय आपको बताना है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या था। घास, लकड़ी, पवन, बहता जल। अब आपको इसमें बताना है कौन होगा। तो अगर देखा जाए प्राचीन काल में, किस काल में, प्राचीन काल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या था दोस्तों, लकड़ी था। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या था, लकड़ी का उपयोग किया जाता था ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में भाई, ऊर्जा के रूप में किसका उपयोग किया था, लकड़ी का उपयोग किया जाता था जलावन के रूप में। तो इसका 11 का बी ऑप्शन सही होगा। 11 कौन ऑप्शन होगा, बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12 नंबर क्या कर रहा है। 12 नंबर कह रहा है, आ जाइए, 12 नंबर कर रहा है, यहाँ देखिए 12 कर रहा है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, आपको जवाब देना है। पहला बल, दूसरा शक्ति, तीसरा ऊर्जा, चौथा ईंधन। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, आपको जवाब देना। ये परिभाषा भी बन जाता है, आपको लिखाए हैं, जितने भी बच्चे पढ़े हैं वो सबको हम बताए हैं वर्क का डेफिनेशन, किसका, कार्य का डेफिनेशन क्या होता है। तो आपको देखिए यहाँ बल तो अलग हो गया, शक्ति अलग हो गया, ऊर्जा। तो यहाँ क्या होता है भाई, ऊर्जा क्या होगा, ऊर्जा। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। तो 12 का ऑप्शन सी होगा। 12 कौन सा ऑप्शन होगा, 12 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितना नंबर दोस्तों, 13 नंबर। चलिए भागिए मत यहाँ से, 13 नंबर देखिए और वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि यही आपके भविष्य के लिए है, यही आपका भविष्य बनाएगा। आप अगर इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आपके बहुत सारे मार्क्स एग्जाम में छूट जाएंगे। चलिए देखिए, पूछा है गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस जो है एक प्रकार की है, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या है, प्राकृतिक गैस है, बायोगैस है, लकड़ी है, चूल्हा है। तो आपको बताना है गोबर गैस एक प्रकार की क्या है। तो देखा जाए तो गोबर गैस क्या है भाई दोस्तों, बायोगैस। गोबर गैस क्या है, एक प्रकार की बायोगैस है। तो 13 का ऑप्शन बी सही होगा। 13 का कौन सा ऑप्शन होगा, 13 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्या कह रहा है। 14 नंबर भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है आपका ऑप्शन पहला नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो आपको इस 4 ऑप्शन में बताना है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो स्रोत आप जानते हैं। नवीकरणीय का मतलब होता है जिसे पुनः बनाया जा सके, अनवीकरणीय का मतलब जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके। उस आधार पर आपको बताना है इस 4 ऑप्शन में कि कौन होगा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। देखिए नाभिकीय ऊर्जा भी दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, सौर ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, कोयला को प्राप्त नहीं कर सकते, प्राकृतिक गैस से प्राप्त नहीं। तो इसमें क्या होगा, सौर ऊर्जा क्या है, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत है। क्या है भाई, सॉरी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। क्या है, सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो 14 का क्या होगा दोस्तों, 14 का बी ऑप्शन सही होगा। 14 कौन सा ऑप्शन सही होगा, 14 का बी ऑप्शन सही होगा। यानी सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जा रही है भाई, मीथेन गैस पाई जा रही है। यानी 50%, 60%, 70%, 75%। जो जैव गैस होता है उसमें मीथेन कितने प्रतिशत पाई जाती है, आपको कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। आपको कमेंट करके बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। उसमें 50% होता है, 60% होता है, 70% होता है या 75% होता है। तो हम लोग जानते हैं उत्तम क्या भाई, उत्तम जैव ईंधन में, उत्तम जैव ईंधन में जो मीथेन होता है, क्या होता है भाई, मीथेन, जो मीथेन होता है वह 75% पाया जाता है। कितना पाया जाता है भाई, 75% पाया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों,
15 का डी ऑप्शन सही होगा। 15 कौन सा ऑप्शन सही होगा? 15 का डी ऑप्शन सही होगा। तो देखिए 16 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए देखिए। अभी तुरंत हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखे थे नवीकरणीय। यहाँ क्या पूछा है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। आपको बताना है इसमें से अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है, यानी जिसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सके, इसमें बताना। अगर हम देखें जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में, इसको जीवाश्म ईंधन क्या भाई? जीवाश्म ईंधन क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जाएगा। इसको अगर दोबारा प्राप्त करना है तो लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे इसको प्राप्त करने के लिए। इसलिए जीवाश्म ईंधन को क्या बोला जाता है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत बोला जाता है। तो 16 का ए ऑप्शन सही होगा। 16 का क्या होगा भाई? ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 16 का कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 16 के बाद 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लीजिए। ये भी VVI ऑब्जेक्टिव है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सौर ऊष्मक, सौर कुकर, सौर सेल, विद्युत मोटर। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का क्या है, मतलब यंत्र क्या है, डिवाइस क्या है? कौन ऐसा यंत्र है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? सौर ऊष्मक, सौर कुकर, सौर सेल, विद्युत मोटर। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? सौर सेल। क्या होता है भाई? सौर सेल। सोलर कुकर, सौर ऊष्मक, सोलर सेल। क्या होगा भाई? सौर सेल जो होगा वह क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो 17 का सी ऑप्शन सही होगा। 17 कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 17 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 18 नंबर। क्या देखेंगे? 18 नंबर। आइए 18 नंबर क्या कह रहा है? 18 नंबर देखिए, एक उत्तम ईंधन है। एक उत्तम ईंधन का मतलब क्या होता है? सबसे अच्छा ईंधन कौन है? सबसे अच्छा ईंधन कौन है? तो आपको बताना है कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोलियम है, जैव गैस है। तो इसमें से आपको बताना है कौन एक उत्तम ईंधन का स्रोत है। कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जैव गैस। तो देखा जाए कोयला, लकड़ी और पेट्रोलियम में सबसे अच्छा उत्तम का स्रोत क्या है भाई? जैव गैस है। क्या है? जैव गैस है जो सबसे अच्छा उत्तम ऊर्जा का क्या है? ईंधन का अच्छा स्रोत है। तो 18 का डी ऑप्शन सही होगा। 18 कौन सा ऑप्शन सही होगा? 18 का डी। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये भी VVI ऑब्जेक्टिव है। VVI आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला, नरौरा पूछा जाता है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? आपको जवाब देना है। तो देखिए नरौरा जो विद्युत नाभिकीय संयंत्र है वह कहाँ है दोस्तों? वह है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा गुजरात। तो वो किस राज्य में भाई? नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में नरौरा विद्युत नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। तो 19 का सी ऑप्शन सही है। 19 का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? सी ऑप्शन सही है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्या कर रहा है? 20 नंबर देखिए, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं। जीवाश्म जो ईंधन है, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है भाई? नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत, वैकल्पिक स्रोत, इनमें से कोई नहीं। जीवाश्म ईंधन आपको बताना है ऊर्जा के कौन से स्रोत के रूप में आते हैं, कौन सी किस प्रकार में? नाभिकीय में, नवीकरणीय में, और नवीकरणीय में और वैकल्पिक में, इनमें से कोई नहीं। तो अगर देखा जाए जो जीवाश्म ईंधन होते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। तो 20 का बी ऑप्शन सही होगा। 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही होगा। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है?
21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। तो आप देखते जाइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। गंगा नदी पर बना है, सतलज नदी पर बना है, नर्मदा नदी पर बना है, तापी नदी पर बना है। तो आपको जवाब देना है कि जो सरदार सरोवर बांध है वह किस नदी पर बनाया गया है। तो यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि सरदार सरोवर बांध या भाखड़ा नंगल बांध या बहुत सारे जो बांधों के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये किस नदी पर बना है भाई? सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर बना है। तो 21 का सी ऑप्शन सही होगा। 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टिहरी बांध, क्या भाई? टिहरी बांध किस नदी पर बना है? जो टिहरी बांध है वह किस नदी पर है? टिहरी बांध किस नदी पर है? पहला ऑप्शन क्या है? गंगा नदी, सतलज नदी, यमुना नदी और नर्मदा नदी। आपका ऑप्शन यहाँ दिया गया है, आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए कि क्या होगा, कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है। जल्दी बताइए टिहरी बांध किस नदी पर बना है। तो देखिए टिहरी बांध अगर हम लोग देखें, क्या देखें भाई? टिहरी बांध अगर हम लोग देखें तो टिहरी बांध क्या है भाई? गंगा नदी पर। किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर बना है। किस नदी पर? गंगा नदी पर बना है। तो आपका 22 का ए ऑप्शन सही होगा। 22 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 23 नंबर। क्या दिया है? 23 नंबर क्या कह रहा है? भारत का, क्या दोस्तों? भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? जो भारत है, जो विद्युत पवन ऊर्जा में स्थापित करने में, यानी पवन ऊर्जा उत्पन्न करने में भारत में कौन सा स्थान, माने विश्व में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। आपको जवाब देना है विद्युत उत्पादन में पवन ऊर्जा, किस ऊर्जा में? पवन ऊर्जा में भारत का कौन सा स्थान है? आपको कमेंट करके जवाब देना है। दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। जल्दी बताइए। देखिए पवन ऊर्जा अगर देखा जाए तो भारत में बहुत कम होता है। पवन ऊर्जा कहाँ है भाई? भारत में कम है। जैसे सिर्फ जो कौन कौन राज्य है भाई? जैसे हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश, कहाँ? मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, इन राज्यों में पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो वे कौन होते हैं? तो ये उस स्थिति में देखा जाए तो पांचवा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान है। किस में? पवन चक्की द्वारा ऊर्जा उत्पादन करने में। किस द्वारा? पवन ऊर्जा उत्पादन करने में भारत का कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान है। तो 23 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान। 24 नंबर देखिए। 24 नंबर क्या कह रहा है? लीजिए 24 कह रहा है सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लोहा का, चांदी का, तांबा का, सिलिकॉन का। जो सोलर प्लेट होता है, क्या होता है भाई? जो सोलर प्लेट बनता है, उस सोलर प्लेट में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कौन सा मेटल, नॉन मेटल का उपयोग किया जाता है? तो देखा जाए जो सौर सेल बनता है उसमें सिलिकॉन, किसका भाई? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। तो आपका 24 का डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? डी ऑप्शन सही होगा, जिसमें सिलिकॉन का उपयोग कहाँ किया जाता है? सोलर प्लेट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर आपका क्वेश्चन। आइए 25 नंबर हम लोग देखें। 25 नंबर क्या कह रहा है? बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है? जो बांध बना जाता है तो वह ज्वारीय ऊर्जा किस रूप में रूपांतरित? पवन ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में, दिष्ट धारा में। आपको बांध के द्वारा जो स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है? तो जल्दी बताइए 25 का क्या होगा? जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। चलिए तो अगर बांध जैसे बांधा जाता है, क्या होता है? बांध बांधा जाता है, तो उस कंडीशन में जो पानी आता है, क्या आता है दोस्तों?
पानी, जैसे मान लीजिए बांध बना गया, अगर यहाँ से ज्वारीय ऊर्जा जो आती है, यहाँ पानी क्या होगा, स्टोर हो जाता है, और पानी फिर जाने पर यहाँ क्या लगा दिया जाता है, टरबाइन। यह टरबाइन क्या करता है, रोटेट होता है, और रोटेट होने पर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। कौन सा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो 25 का बी ऑप्शन सही होगा। 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट देखिए 26 नंबर, कौन सा क्वेश्चन, 26 नंबर देखिए क्या कर रहा है। अगर 26 नंबर हम लोग देखें तो 26 नंबर कह रहा है OTEC, OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो, यानी जहां ताप डिग्री सेल्सियस में क्या हो, अधिक हो। तो कितने डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस का, 15 डिग्री सेल्सियस का, 20 डिग्री सेल्सियस का और 25 डिग्री सेल्सियस का, कितना का डिफरेंस होना चाहिए जहां सागर में यानी समुद्र में क्या उत्पन्न किया जा सके, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जा सके। तो क्या होगा, तो देखा जाए उसमें कितने डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस का। कितने डिग्री सेल्सियस का, 20 डिग्री सेल्सियस का क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। कितने डिग्री सेल्सियस का, 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। तो क्या होगा भाई, आपका 26 का सी ऑप्शन सही होगा। 26 का कितना होगा, सी ऑप्शन सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 27 नंबर कह रहा है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, हाइड्रोजन जो बम होता है किस अभिक्रिया पर आधारित होता है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है, नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। आपको जवाब बताना है जो हाइड्रोजन बम होता है वह किस अभिक्रिया पर कार्य करता है। जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए क्या होगा। जो हाइड्रोजन बम है वो किस, नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। जो हाइड्रोजन बम बनता है वह किस कार्य पर आधारित होता है, जल्दी बताइए। तो देखिए जो नाभिकीय परमाणु जो क्या बना है भाई, पर हाइड्रोजन बम जो बनता है क्या बनता है भाई, हाइड्रोजन जो बम बनता है वह नाभिकीय संलयन पर, क्या होता है भाई, नाभिकीय संलयन पर यह अधिक ऊर्जा मुक्त करता है। क्या करता है, नाभिकीय संलयन होता है। तो 27 का बी ऑप्शन सही होगा। 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपसे पूछा गया आपके एग्जाम में भी, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। जो तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वह किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, गुजरात में। आप कमेंट करके अपना जवाब बताइए क्या होगा। तो तारापुर देखा जाता है जो नाभिकीय संयंत्र होता है वह कहाँ होता है भाई, महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र में। तो आपका 28 का ए ऑप्शन सही होगा। 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन आ गया है। तारापुर कहाँ है भाई, महाराष्ट्र में। तारापुर विद्युत संयंत्र कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो 29 नंबर देखिए, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो राणा प्रताप सागर नाभिकीय विखंडन गुजरात में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। आपको कमेंट करके बताना है कि 29 में 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए जो राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र देखा जाए वो कहाँ है भाई, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। तो 29 का डी ऑप्शन सही होगा। 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, सी ऑप्शन सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, कितना नंबर, 30 नंबर। देखिए कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, आपको कमेंट करके बताना है। उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, गुजरात में, और इनमें से क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं जो कलपक्कम होगा, नाम से ही पता चल जाता है कलपक्कम यह किस दक्षिण भारत का, कहाँ भाई, दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु केरल क्षेत्र में, यानी अब कहाँ पड़ता है भाई, तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में यह विद्युत संयंत्र है। तो 29 का क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। 30 का क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा।
चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 नंबर आ गया भाई। देखिए 31 नंबर का है, काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में। आपका जवाब क्या होगा? आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए क्या होगा। देखिए काकरापार जो होता है, काकरापार, वो कहाँ है भाई? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। तो 31 का क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा। 31 का क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। आइए 32 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं और आपका लास्ट क्वेश्चन 32 है और आपका लास्ट क्वेश्चन है, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? चलिए क्या है? गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र। आपका जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। जो कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र है यह किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताइए। देखिए कैगा जो है यह कर्नाटक में है। किस, कहाँ भाई? कैगा विद्युत संयंत्र कहाँ है? कर्नाटक में है। तो 32 का क्वेश्चन जो जितना इंपॉर्टेंट बनने वाला था इस 5 चैप्टर से, वो आज हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर इसका पीडीएफ अगर लेना है, क्या लेना है दोस्तों? अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो इस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं और इसका पीडीएफ पा सकते हैं। यह है व्हाट्सएप नंबर और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इस तरह का वीडियो, इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो यह है, इससे जुड़ सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।